आखिरकार सुरभि कहाँ गायब हो गई थी, ये किसी को नहीं पता चला। अब क्या करेगा नीतीश, देखते हैं इस एपिसोड में। दोस्तों, एपिसोड नंबर 40 में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कुछ देर बाद कुछ आदमियों ने उसको सुरभि की खबर दी। शाम ढल रही थी। शहर का पुराना शमशान घाट सुनेपन से डूबा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी। तभी नितेश की नजर एक कब्र के सामने घुटनों के बल बैठी उस आकृति पर पड़ी। काले कपड़ों में सुरभि किसी साई की तरह लग रही थी। वो एक समाधि के सामने बैठी थी, आग में पूर्वजों के लिए आहुति डाल रही थी। नितेश धीरे धीरे उसके पास गया, घुटनों के बल बैठ गया। उसने समाधि पर लगी तस्वीर को पहचान लिया। वो सुरभि के माता पिता थे। उसे वो दिन याद आ गया जब वो पहली बार सुरभि के घर गया था। वो 19 साल का था, मासूम और बेफिक्र। उसके माता पिता ने उसे दामाद की तरह अपनाया था। और उस रात की हंसी, वो प्यार, वो अपनापन, सब कुछ ठंडी समाधि में समा गया। नितेश ने हाथ जोड़कर कहा, पापा मम्मी, माफ कीजिए मैं देरी से आया। मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली। हम मम्मी पापा और आप नाना नानी बनने वाले हैं। मैं वादा करता हूँ, मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा। वहीं सुरभि ने अपना सिर तक नहीं उठाया। उसका शरीर पत्थर सा हो गया था। उसने ऐसे ही नितेश से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चले जाओ यहाँ से। उसकी आवाज में कोमलता नहीं बल्कि बर्फ जैसी ठंडक थी। लेकिन नितेश ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करके कहा, इतनी देर से घुटनों पर क्यों हो? यहाँ ठंड है, उठो। वो जानता था कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में ठंड और तनाव खतरनाक हो सकते हैं। तभी सुरभि ने झटके से हाथ छुड़ाकर कहा, मैंने कहा ना जाओ। उसका रूखापन देखकर नितेश का दिल बैठ गया। उसने सुरभि की आंखों में देखा। वहां नफरत थी, और स्पष्ट नफरत। तभी सुरभि ने चिल्लाकर कहा, आज मेरे मम्मी पापा की पुण्यतिथि है। क्या तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते? यह कहकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसकी बात सुनकर नितेश चुपचाप खड़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और मुड़कर चला गया। तभी सुरभि ने सोचा कि वो चला गया, फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन तभी उसे एक गदेदार एहसास महसूस हुआ। नितेश वापस आ गया था। उसने उसे उठाया और उसके घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया रख दिया। वो अपनी गाड़ी से लेकर आया था। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दी और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, एक रक्षक की तरह जो अपने नाराज वाइफ को अकेला भी नहीं छोड़ सकता और उसकी प्राइवेसी में दखल भी नहीं देना चाहता। इस सब के बाद सुरभि आग के लपटों को देखती रही और नितेश उसे। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में अतीत का दर्द और वर्तमान की उलझनें चीख रही थी। आज 11 अक्टूबर था, वो दिन जब सुरभि की दुनिया उजड़ गई थी। और शायद शायद नितेश उस तबाही का हिस्सा था जिसके बारे में वो अब तक अनजान था। वहीं सुरभि जानती थी कि वो ज्यादा दूर नहीं गया है। उसने अपनी दृष्टि के किनारे उसने एक बड़े पेड़ के नीचे उसकी परछाई देखी। एक चिंगारी उठी। नितेश की उंगलियों के बीच सिगरेट सुलग रही थी। नितेश को उस समय का पता ही नहीं चला और उसके पैरों के नीचे की जमीन सिगरेट के टुकड़ों में भर गई। अंततः दूर खड़ी सुरभि उठी। घुटनों के बल बैठने से उसका शरीर शून्य हो चुका था। खड़े होने में उसे बहुत ताकत लगी और इसके बाद सिर झुकाए हुआ उसकी तरफ बढ़ गई। उसको अपनी तरफ आता देखकर नितेश ने तुरंत अपनी आधी जली सिगरेट फेंक दी और अपने चमड़े के जूतों से उसे कुचल दिया। वो आगे बढ़ा और उसके सामने आकर उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गले लगा लूं? दरअसल वो ये पूछना नहीं चाहता था। वो उसकी वाइफ थी और उसके बेटे की माँ। क्या उसे गले लगाने की अनुमति की आवश्यकता थी? लेकिन आज वो अलग थी। उसने खुद को एक अदृश्य दीवार के पीछे छिपा लिया था, जिसे छूने से पहले ही नितेश को इजाजत लेनी पड़ रही थी। लेकिन आगे से सुरभि ने सिर भी नहीं उठाया। वो उसे इग्नोर करके बस टर्मिनल की ओर चल दी। वो आगे पीछे चल रहे थे। उनके पीछे एक काली आलीशान गाड़ी रेंग रही थी। तभी नितेश ने उसकी दुबली पीठ को देखा और अपने होठों को हिलाकर कहा, सुरभि ऐसे मत रहो, ठीक है? तुम काफी देर तक घुटनों के बल बैठी रही और इतनी दूर तक चली। हमारा बेटा, क्या तुम उसे थोड़ा लाड प्यार नहीं कर सकती? तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें छूं? अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम गाड़ी में बैठ जाओ। मैं बस से घर वापस चला जाऊंगा। लेकिन आगे से सुरभि ने कुछ नहीं कहा। शमशान घाट की घटनाओं ने उनकी सारी एनर्जी सोख ली। सब कुछ रंगहीन था। नितेश हाँफ रहा था और वो वियोग उसके लिए हर दिन की यातना था। उसने फोन निकाला और कुछ निर्देश दिए। तभी दिल्ली जा रही बस सुरभि के पास रुक गई। ड्राइवर ने सुरभि से कहा, मैडम मैं आपको दिल्ली छोड़ सकता हूँ।
उसकी बात सुनकर सुरभि चुपचाप चढ़ गई और उसने खिड़की वाली सीट ले ली। इसके बाद नितेश ने बस को जाते देखा। तभी पीछे खड़ी आलीशान सेडान का दरवाजा खुला और ड्राइवर ने नितेश से कहा, यंग मास्टर गाड़ी में बैठ जाइए। गाड़ी में नितेश पिछली सीट पर सिर टिकाए बैठा था। उसका चेहरा पीला था और बायां कंधा निर्जीव सा लटका हुआ था। उसके काले सूट की आस्तीन खून से लथपथ थी। ये देखकर ड्राइवर ने घबरा कर पूछा, यंग मास्टर, क्या आपके हाथ में चोट लगी है? चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। हम यंग मिस्ट्रेस को नहीं भूलेंगे, लेकिन आपकी चोट इंपॉर्टेंट है। यह वही हाथ है जिससे आप सर्जरी करते हैं। धरती पर सबसे कीमती एक सर्जन के हाथ होते हैं। लेकिन नितेश ने आलस से मुस्कुराकर सोचा, अगर मेरा हाथ ही बेकार हो जाए तो क्या उसे दुख होगा? हमारे प्यार के वो साल हमेशा इतने कम समय के लिए ही क्यों बीतते थे? उसके मन में बस सुरभि का चेहरा था। यह सोचकर उसने आंखें बंद की और ड्राइवर से कहा, कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली पहुंचते पहुंचते उनको रात हो चुकी थी। सुरभि सीधे ऊपर चली गई, जबकि नितेश नीचे किचन में उसके लिए खाना बनाने लगा। उसने फ्राइड राइस और टमाटर का सूप तैयार किया और ऊपर कमरे में गया। वो घुटनों के बल बिस्तर पर बैठा। सुरभि रो रही थी। उसकी सांसें बहुत धीमी थी। नितेश ने कांपते हाथों से उसके ठंडे चेहरे को छुआ। वो डर गया था, सचमुच बाहर से डरा हुआ। डरते डरते उसने उसे अपनी बाहों में भरा और उसकी गर्दन को चूमकर प्यार से कहा, हनी, आज क्या हुआ? तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? मैंने पापा और मम्मी के साथ जो हुआ वो सुना। तुम उदास हो, लेकिन अपने शरीर को कष्ट मत दो। क्या मैं तुम्हें पता है कि मेरा दिल कितना दुख रहा है? तुम्हारा शरीर इतना ठंडा है, मैंने हीटर चालू कर दिया। तुम्हें आज्ञाकारी होकर खाना खाना चाहिए और उसके बाद मैं तुम्हें सोते समय गोद में उठा लूंगा। वो उसे चूमना चाहता था, लेकिन सुरभि के चेहरा उसने मोड़ लिया और बोली, मैं सोना चाहती हूँ, क्या तुम जा सकते हो? उसकी बात सुनकर एक पल के लिए नितेश की आंखों में गुस्सा आ गया, लेकिन वो समझ गया कि सुरभि में अब विरोध करने की ताकत नहीं बची। इसलिए उसने पीछे हटकर कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन पहले खाना खा लो। मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, बिल्ली। उसकी बात सुनकर सुरभि ने एक कठपुतली की तरह खाना शुरू किया। चावल का एक निवाला खाते ही उसे जोर की उल्टी हुई, लेकिन उसका पेट खाली होने के कारण केवल पित्त निकला। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। ये देखकर नितेश घबरा गया। उसने उसकी पीठ थपथपा कर कहा, सुरभि अब और उल्टी मत करना, ठीक है? थोड़ा खुद पर काबू रखो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। उसने प्यार से उसका चेहरा पोंछा। सुरभि की नसें पीली त्वचा की तरह साफ दिखाई देने लगी। उसने नितेश की आस्तीन पकड़कर कहा, मैं आज कुछ नहीं खाना चाहती। क्या मैं आज नहीं खा सकती? मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। आगे से नितेश ने आहत मन से सिर हिलाकर कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, तुम आज्ञाकारी होकर सो जाओ। अगर कुछ कहना हो तो मुझे बुला लेना। सुरभि, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे बच्चे को गर्भ में मत गिरा देना, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। ये कहकर नितेश ने कमरे की लाइट बंद की और लैंप जलाया और बाहर निकल गया। इसके बाद किचन में जाकर उसने गुस्से में सारा खाना फेंक दिया। उसका संयम टूट रहा था। वो लिविंग रूम में सिंक पर खड़ा बर्तन धोने लगा और उसका अकेलापन शाम की परछाई की तरह लंबा था। बर्तन धोने के बाद वो सोफे पर बैठा और उसने फर्स्ट एड किट निकाली। उसे अपने परिवार के लिए सही सलामत रहना था। उसने अपनी शर्ट काटी। कंधे में से जहां मोटरसाइकिल टकराई थी, कांच का टुकड़ा फंसा था। उसने चिपटी से कांच निकाला और दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ गया। इसके बाद पट्टी बांधकर उसने एक सिगरेट जलाई, सोफे पर सिर टिका दिया। उसे पिछली रात याद आ गई, जब सुरभि ने उसे प्यार से हबी कहा था। सन्नाटे में उसकी कड़वी हंसी गूंज उठी। अगली सुबह सुरभि जागी। बिस्तर खाली था। वो नीचे लिविंग रूम में गई, जहां नितेश सोफे पर सोया था। धूप में वो किसी ग्रीक देवता जैसा आकर्षक लग रहा था, लेकिन सुरभि की नजर उसके कंधे पर खून से सनी पट्टी पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखों में खून तैर गया। वो एक साफ शर्ट और गर्म तौलिया लेकर लौटी। उसने धीरे से उसके खून के धब्बे पहुंचे और उसके बटन खोलने लगी, जिससे नितेश की नींद टूट गई। उसने एक कोमल कर्कश आवाज में कहा, हनी। सुरभि ने देखा उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। उसने शर्मा कर पूछा, अभी तुम जाग गए हो? आगे से नितेश ने उसके गाल को छुआ और उसने हिचकिचा कर पूछा, हनी, क्या ये सपना है? उसकी बात सुनकर सुरभि की आंखें भर आई। उसने भावुक होकर कहा, नहीं ये सपना नहीं है, मैं सच में तुम्हारे साथ हूं। यह कहकर वो उसकी बाहों में समा गई। आगे से नितेश ने राहत की सांस लेकर कहा,
हनी, ये कितना अद्भुत है। ये सपना नहीं है। मैंने अभी अभी आंखें खोली और तुम्हें फिर से अपने बगल में पाया। उसकी बात सुनकर शोरबी ने उसकी शर्ट पकड़कर कहा, अभी छोड़िए, मैंने देखा तुम्हें चोट लगी है। चलो मैं तुम्हारी पट्टी बदल देता हूँ। और तुमने जो कमीज पहनी है वो पहले से गंदी है, इसलिए जाओ, जाकर बाथरूम में नहा लो। लेकिन तभी नितेश ने उसकी बात काट कर कहा, सुरभि, क्या मैं तुमसे कुछ कबूल कर सकता हूँ? आगे से सुरभि ने कहा, क्या? तभी नितेश ने जवाब में कहा, क्या मैं कुछ कबूल कर सकता हूँ? अभी मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब भी डर है कि ये एक सपना ही तो नहीं। 7 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। मैंने पूरे 7 साल तुम्हें ढूंढा। हर सुबह जब मैं आंखें खोलता था तो मुझे लगता था कि तुम हो, लेकिन तुम गायब होती थी। उसकी बात सुनकर सुरभि रो पड़ी। उसने उसे गले लगाकर बोला, अभी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन नितेश बोलता रहा, जैसे बरसों का गुबार निकाल रहा हो। उसने आके कहा, सुरभि, क्या तुम्हें पता है कि मैं पहले तुमसे क्यों नाराज था? बात यह थी कि एक रात मुझे फोन आया और मुझे पता चला कि तुम शुभम के साथ अमेरिका वापस जाने वाली हो, और मैं गुस्से और जलन से पागल हो गया था। और हाँ, कल दोपहर, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें उस हॉस्पिटल में क्यों ले गया था? ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारे सभी जानने वालों को पता चले कि अब तुम मेरी वाइफ हो। तुम इस समय मेरे बेटे की माँ बनने वाली हो, और तुम पूरी तरह से मेरी हो। मैंने तुम्हें अपने पास रखने के लिए तरीका अपनाया। सुरभि, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मुझे डर है कि तुम मुझे फिर से छोड़ दोगी। फ्यूचर में जब तुम मुझसे नाराज हो, तो जब मैं आंखें बंद करके फिर से खोलूं, तो तुम फिर से मेरे प्रति अच्छी हो जाओगी। उसकी बात सुनकर सुरभि रोती रही। वो समझ गई कि 7 साल पहले उसके जाने के बाद उसने कितना गहरा घाव दिया। तभी नितेश ने उसके आंसू चूम कर कहा, सुरभि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर सुरभि का गला भर गया। उसने कहा, हाँ मुझे पता है, मुझे हमेशा से पता था। इसके बाद नितेश ने संतुष्ट होकर कहा, मेरा हाथ ठीक है, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या खाना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। सुरभि ने कहा, मैं नूडल्स खाना चाहती हूँ। उसकी डिमांड सुनते ही नितेश रसोई में चला गया। वहीं सुरभि ने लिविंग रूम साफ किया और वह डस्टबिन में खून सने कांच के टुकड़े देखकर सिहर गई। और तुरंत किचन में गई जहां नितेश नूडल बना रहा था। उसने पीछे से उसे गले लगा लिया। यह देखकर नितेश ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? आगे से सुरभि ने उदासी में कहा, तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? चोट कब लगी? क्या तुम अपना हाथ नहीं रखना चाहते? वो जानती थी कि एक सर्जन के लिए हाथ क्या मायने रखते हैं। नितेश ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, कल मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब मुझे लगा कि तुम मुझे नहीं चाहती, तो समझ लो कि तुम्हारे हमारे बेटे को नहीं चाहती। अगर ऐसा है तो मैं अपना हाथ क्यों चाहूंगा? कल मैं एक बार स्वार्थी हो गया। अगर मैं खुद को नहीं बचा सका, तो दूसरों को बचाने की मुझ में क्या क्षमता है? तभी सुरभि ने उसका अपना चेहरा उसकी पीठ पर टिका दिया। वो जानती थी कि उसका यह व्यवहार अत्यधिक निराशा का परिणाम था। उसने धीरे से कहा, अभी तुम कल इंग्लैंड नहीं गए थे, तुम क्यों नहीं गई? क्या ऐसे काम छोड़ना ठीक है? आगे से नितेश ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। भले ही इससे उसकी रेपुटेशन पर असर पड़े, लेकिन उसके लिए सुरभि ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद नितेश ने प्यार से कहा, हनी अब मुझे छोड़ दो, मैं नूडल्स लेने जाता हूँ। लेकिन सुरभि ने पकड़ ढीली नहीं की। जब उसने नहीं छोड़ा तो नितेश मुड़कर उसका चेहरा थाम कर बोला, क्या हुआ? क्या तुम्हें अपने हस्बैंड पर तरस आ रहा है? आगे से सुरभि ने सिर हिलाकर कहा, हाँ अब ये अपनी कमीज बदल लो। ये कहकर उसने उसके हाथ में से साफ कमीज थमा दी। तभी नितेश की आंखों में शरारत आ गई। उसने शरारती अंदाज में कहा, ठीक है, मैं अपनी वाइफ की बात मान लूंगा। इसके बाद सुरभि ने कांपते हाथों से उसके बटन खोले। कमीज उतरते ही उसका गठीला शरीर और मांसपेशियां सामने आई। ये देखकर सुरभि शर्म से लाल हो गई और नजरें झुका ली। तभी नितेश ने उसे उठाया और किचन काउंटर पर बैठा कर कहा, तुम पहल कर रही हो, अब तुम क्यों उदास हो? हनी, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तभी सुरभि की उंगलियां उसकी छाती पर रेंगने लगी। उसने आगे बढ़कर उसे चूम लिया। नितेश का संयम टूटा। उसने उसे बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन चूमने लगा। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसा कर कहा, हनी, मैं नहाना चाहता हूँ। आगे से सुरभि ने मदहोश होकर कहा, सुरभि पीछे हटना चाहती थी,
तभी नितेश ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, चलो साथ में नहाते हैं। ये कहकर नितेश ने उसे गोद में उठा लिया और सुरभि ने शर्म से चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया। इसी समय दूसरी तरफ हॉस्पिटल में चंचल मारवा दादी के बिस्तर के पास बैठी थी। 4 दिन हो चुके थे और दादी अभी भी कोमा में थी। तभी दरवाजा खुला और काशीनाथ मारवा अंदर आए। उनके आते ही चंचल खड़ी हो गई। उनके सम्मान के साथ उन्हें अभिवादन करके कहा, आइए एल्डर मास्टर मारवा। आगे से काशीनाथ ने स्नेह से सिर हिलाकर कहा, तुम फिर से आ गई। तुम रात भर जागती हो। कुछ दिन पहले हमने तुम्हें गलत समझा था। मुझे उम्मीद है तुम इसे दिल पर नहीं लोगी। उसकी बात सुनकर चंचल ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वो सब भूल चुकी हूँ। तभी काशीनाथ ने अपनी वाइफ की तरफ देखा और उन्होंने भावुक होकर कहा, मेरी शादी को 50 साल हो गए। ऐसा लगता है पलक झपकते ही हम बूढ़े हो गए। उस समय हमारी रश्मि सिर्फ 6 साल की थी। वो डंडेलियन के फूलों के बीच धूप में खुशी से लहरती दौड़ रही थी। उसकी बात सुनकर चंचल ने धीरे से कहा, उस समय वो चीज के पीछे भाग रही थी, वो डंडेलियन के फूल नहीं थे, बल्कि वो उन सुखद पलों के पीछे भाग रही थी जो उसकी उंगलियों से फिसल रहे थे। इतना चंचल की पूरी बात तरह सुन नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने दोबारा पूछा, तुमने क्या कहा? आगे से चंचल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं एल्डर मास्टर मारवा। मैं बस सोच ही रही थी कि एल्डर मास्टर मारवा और उनकी वाइफ पिछले 40 सालों से अपनी बेटी रश्मि को ढूंढ रहे हैं। अगर रश्मि को पता चले कि उसके माता पिता ने उसे कभी त्यागा नहीं था तो वो कितनी खुश होगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। काशीनाथ ने गौर किया कि चंचल के चेहरे पर विषाद और खुशी की एक मिश्रित आभा थी, जिसने उसे और भी आकर्षक बना दिया। उसके दिल का एक कोना पिघलने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खटखट और नितेश अंदर आ गया। उसने अंदर आते ही सम्मान के साथ कहा, दादाजी डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। उसने इतना कहा कि तभी जयंत उर्मिला साक्षी भी कमरे में दाखिल हुए। साक्षी ने लपक कर काशीनाथ की कोहनी पकड़कर कहा, पापा क्या रिपोर्ट आई है? क्या मैं ही आपकी बेटी हूँ? तभी काशीनाथ ने रिपोर्ट देखी और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, रश्मि तुम सचमुच पापा की ही बेटी हो। आगे से साक्षी ने नाटक करके कहा, "हो, सच में?" ये कहकर उसने काशीनाथ को गले लगा लिया और अपनी रटी रटाई दुख भरी कहानी सुनाने लगी। शराबी पति और क्रूर सास के किस्से। कहानी सुनने के बाद उसने काशीनाथ से पूछा, पापा क्या आप मेरी रक्षा करेंगे? आगे से काशीनाथ ने आश्वस्त करके कहा, मैं जरूर करूंगा। तभी उर्मिला ने मौका देखकर कहा, पापा कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमें मारवा परिवार की तरफ से ग्रैंड पार्टी देकर रश्मि को ऑफिशियली एक्सेप्ट करना चाहिए। आगे से काशीनाथ ने हिचकिचाकर कहा, लेकिन कुसुम अभी हॉस्पिटल में है। लेकिन तभी जयंत ने धूर्तता से कहा, पापा माँ का सपना था कि रश्मि को पाना। शायद ये खबर सुनकर वो कोमा से जाग जाए। उसकी बात सुनकर काशीनाथ मान गई। वहीं कमरे के कोने में खड़ा नितेश चंचल की तरफ मुड़ा। तभी चंचल ने कोमा में पड़ी दादा के कान के पास जा रहे धीरे से फुसफुसा कर कहा, दादी क्या आपको सब पता था? जिसे आप 40 साल से ढूंढ रही हैं वो आपके पास में ही थी। माँ आप तो आंखें खोलिए। इसके बाद दिल्ली के एक 7 स्टार होटल में एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। मीडिया और शहर के रेप्यूटेड लोग वहां मौजूद थे। हेमराज और सारिका भी अपने 10 महीने के पोते आरुष के साथ वहां पहुंचे। हेमराज ने वाइन का ग्लास उठाकर काशीनाथ को बधाई देकर कहा, एल्डर मास्टर मारवा कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी काशीनाथ ने नन्हे आरुष को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने खुशी से मुस्कुरा कर कहा, लिटिल मास्टर गुलेरिया तो सिद्धार्थ से भी ज्यादा हैंडसम होगा। इसके जीन बहुत अच्छे हैं। तभी आगे से नन्हे आरुष ने एक जेंटलमैन की तरह कमर झुकाकर कहा, दादाजी आप कैसे हैं? आगे से काशीनाथ ने स्नेह से कहा, मैं ठीक हूँ। तभी साक्षी भारी भरकम मेकअप और गहनों की सलेदी हुई वहां आ धमकी। उसने आरुष की तरफ इशारा करके काशीनाथ से पूछा, ये किसका बच्चा है? तभी उसकी नजर हेमराज पर पड़ी। उसकी नजर को देखते ही काशीनाथ ने उनको इंट्रो करवा कर कहा, ये हेमराज हैं, रश्मि के बचपन का दोस्त। उसकी बात सुनकर साक्षी की आंखों में लालच तैर गया। उसने सारिका की परवाह किए बिना कहा, हेमराज। आगे से हेमराज ने ठंडेपन से जवाब देकर कहा, रश्मि कैसी हो? इससे पहले कि साक्षी कुछ और कहती, हेमराज सारिका और बच्चे को लेकर वहां से हटने लगा। तभी सारिका ने मजाक में उससे कहा, लगता है मारवा की बेटी का तुम पर क्रश था। आगे से हेमराज ने मुस्कुरा कर कहा, रश्मि ऐसी नहीं थी, वो चंचल और आकर्षक थी।
ये औरत तो बिल्कुल अलग है। तभी मंच पर अनाउंसमेंट हुई, मारवा अपनी खोई हुई पुत्री रश्मि का स्वागत करेंगे। अनाउंसमेंट सुनते ही साक्षी घबराकर पसीने पहुंचकर मंच की तरफ बढ़ी। उसे उर्मिला और जयंत के इशारों से हिम्मत मिल रही थी, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ी, हॉल का मेन दरवाजा धड़ाम से खुला। किसी ने चिल्लाकर कहा, 1 मिनट रुकिए। इसी के साथ मयूरी और सिद्धार्थ अंदर आ गए। उनके पीछे नितेश और चंचल थे, जो एक व्हील चेयर धकेल रही थी। उस पर दादी बैठी थी, पूरी तरह होश में थी। दादी को देखते ही काशीनाथ उनकी तरफ लपके। कुसुम। तभी उर्मिला ने नाटक करके दादी का हाथ थामने की कोशिश करके कहा, माँ माँ आपको होश आ गया। लेकिन आगे से दादी ने एक जोरदार तमाचा उर्मिला के गाल पर जड़ दिया और चिल्लाकर कहा, शैतान। जिसे पूरा हॉल सन रह गया। तभी काशीनाथ दादी के पास घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने दादी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, कुसुम, देखो हमारी बेटी रश्मि मिल गई। ये कहकर उन्होंने साक्षी को बुलाया। काशीनाथ का इशारा पाते ही साक्षी ने हकलाकर कहा, माँ माँ। और वो दादी की तरफ आगे बढ़ गई। तभी दादी ने गुस्से में तस्वीरों का एक पुलिंदा साक्षी के मुंह पर मारकर कहा, तेरी माँ कौन है? मुझे पता भी नहीं तू कौन है। शर्म नहीं आती तुम्हें? साक्षी ने तस्वीरें देखी। उनमें उसका बेटा बंधक था, जिसको देखकर वो कांप उठी। उसने दादी के सामने गिड़गिड़ाकर कहा, एल्डर मैडम प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हूं। उसकी बात सुनकर काशनाथ का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींचकर कहा, क्या? बोलो, बोलो तुम कौन हो? वहीं साक्षी अपने बेटे को मुसीबत में पड़ा देखकर पूरी तरह से टूट गई थी। उसने तुरंत एक्सेप्ट करके कहा, मैं मैं कबूल करती हूँ, मैं रश्मि नहीं हूँ। मुझे जयंत उर्मिला और उनकी बेटी ने पैसे देकर नाटक करने को कहा था। उन्होंने मेरे बेटे को। उसकी बात सुनते ही दादी ने क्रूरता से अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और साक्षी के फोन पर उसके बेटे की चीख गूंज गई। साक्षी डर के मारे सब उगलने लगी। उसकी बात सुनकर काशीनाथ ने जयंत की तरफ देखा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या यह सच है? आगे से जयंत ने ढिठाई के साथ एक्सेप्ट करके कहा, हाँ हमने ही इसे ढूंढा था। उसकी बात सुनते ही काशीनाथ ने गुस्से में एस्ट्रे उठाकर जयंत पर मारकर कहा, गद्दार, मुझे तुम्हें गोद नहीं लेना चाहिए था। वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन तभी नन्हा आरुष दौड़कर काशीनाथ के पैरों पर लिपट गया। उसने अपनी तोतली आवाज में कहा, दादाजी, आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? क्या मैंने पहले नहीं बताया था कि आप मेरे दादाजी हैं? उसकी मासूम आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। सबकी नजर चंचल पर पड़ी, जो दादी के पास बैठी थी। दादी उसे प्यार से सहला रही थी। तभी नितेश ने आगे आकर कहा, दादाजी, मैंने आंटी के बालों का डीएनए टेस्ट किया। चंचल आंटी ही असली रश्मि हैं। ये कहकर उसने कुछ तस्वीरें काशीनाथ को दी। तस्वीर में 8 साल के चंचल की मुस्कान वही थी जो काशीनाथ की यादों में थी। काशीनाथ कांपते हाथों से आगे बढ़कर बोला, चंचल, रश्मि मेरी बेटी। चंचल की आंखों में आंसू बह निकले। उसने मुस्कुराकर कहा, पापा मुझे याद है, जब मैं 7 साल की थी आपने मजाक में कहा था कि आप मेरी शादी हेमराज से कर देंगे। मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैंने उन्हें डांस स्टूडियो की दीवार पर चढ़कर लड़कियों को ताड़ कर देखता था। उसकी बात सुनते ही काशीनाथ रो पड़े। उन्होंने रोकर कहा, ये राज सिर्फ मेरे और रश्मि के बीच था। वहीं उसकी बात सुनकर हेमराज ने राहत की सांस ली और दीवार पर चढ़कर दरअसल सारिका को देख रहा था, जिससे उसे पहली नजर में प्यार हो गया था। इसके बाद काशीनाथ, कुसुम और चंचल तीनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। परिवार का पुनर्मिलन हो चुका था। दादी ने आंसू पोंछकर कहा, रश्मि, तुम्हें हमसे किसने अलग किया था? उसकी बात सुनकर चंचल उठी और सीधे जयंत के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने जयंत की आंखों में देखकर कहा, 40 साल पहले जब मैं घर लौट रही थी और मुझे बताया गया कि पापा का एक्सीडेंट हुआ है, वो तुम थे जिसने मुझे वैन से में धकेला था, है ना? उसकी बात सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी जयंत ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, "हाँ, हाँ मैं वही था।" सच्चाई पता चलते ही काशीनाथ ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, तुम जानवर हो। तभी दादी ने भी अपना आखिरी पत्ता खोलकर कहा, और तुम्हारी बेटी जानवी, उसने मुझे फोन पर मारने की कोशिश की थी, ये कहकर कि असली रश्मि कभी वापस नहीं आएगी। तुम सब जानवरों से भी बदतर हो। ये सब देखकर उर्मिला ने भी नाटक छोड़ दिया।
उसने ठंडी हंसी हंसकर कहा। पापा, अब उपदेश देने का क्या फायदा, खेल तो अब शुरू हुआ है। मारवा परिवार का सच सबके सामने था, लेकिन अब वो साथ थे अपनी असली रश्मि के साथ। तभी काशीनाथ ने मेन गेट की तरफ इशारा करके अपना हाथ बढ़ाकर कहा, ठीक है, तुम सब वाकई कमाल के हो। मैं तुम सबको यहाँ से चले जाने का ऑफर दे रहा हूँ। मारवा परिवार से बाहर निकल जाओ। जहां तक 40 साल पहले रश्मि के अपहरण का मामला है, मैं इसे यहीं खत्म नहीं करूंगा। हम अदालत में मिलेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि मारवा परिवार छोड़ने के बाद तुम लोगों में क्या बचेगा, जहां से भी मैंने तुम लोगों को 40 साल पहले उठाया था। अब मैं काशीनाथ तुम सबको वहीं वापस भेज दूंगा। उसकी आवाज में क्रोध और निर्णय की एक भयानक मिश्रण था। वहीं उसकी बात सुनकर जयंत की आंखें चमक उठी। उसे यकीन था कि काशीनाथ अपनी धमकी पूरी करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि क्या वो इतनी आसानी से हार मान लेगा। तभी दादी, जो भावनाओं के इस जवार को सहन नहीं कर सकी, अपने सीने को पकड़कर झुक गई, जिसे देखकर चंचल चीख उठी। माँ! नितेश ने तुरंत स्थिति को संभाला। उसने दादी का चेकअप करके कहा, दादी को बेहोशी के लक्षण दिख रहे हैं, उन्हें तुरंत आराम की जरूरत है। उसकी बात सुनकर काशीनाथ तुरंत अपनी वाइफी कुसुम को घर लेकर जाने के लिए व्हीलचेयर को धक्का देकर बाहर की तरफ बढ़े। वहीं हॉल में मयूरी और सिद्धार्थ अभी भी शांत खड़े थे, लेकिन उनकी खामोशी में एक तूफान छिपा था। तभी जानवी ने कटाक्ष करके कहा, मिसेज गुलेरिया, आपकी नानी बेहोश हो गई, आप जाकर उन्हें क्यों नहीं देखती? आगे से मयूरी ने जानवी की आंखों में सीधे देखकर कहा, मैं आप सभी के बोलने का इंतजार कर रही हूँ, तभी तो मेन टॉपिक पर बात होना बाकी है। तभी उधर जयंत ने काशीनाथ को रोककर कहा, पापा, आप यहीं रुकिए, हमें थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। आगे से काशीनाथ ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे तुम सभी से कुछ नहीं कहना है। लेकिन तभी मयूरी ने बीच में बोलकर कहा, दादाजी, चूंकि वो बातचीत करना चाहते हैं, तो निर्णय लेने की पावर हमारे हाथों में है, इसलिए हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए। इसी के साथ कमरे में तनाव गहरा हो गया। तभी जयंत ने अपनी असली रंग दिखाकर कहा, पापा, अब आपकी वसीयत लिखने का समय आ गया। मारवा कॉरपोरेशन का एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। तभी मयूरी जयंत के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने जयंत कुछ आंखों में देखकर कहा, क्या आप मेरे नाना जी से प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहते हो? भिखारियों के ग्रुप से निकाला गया भिखारी, चाहे उसका बाहरी रूप कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, अंदर से वो भिखारी ही रहता है। उसकी बात सुनकर जानवी भड़क उठी। उसने चिल्लाकर कहा, मयूरी, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? लेकिन मयूरी ने उसे बीच में काट कर कहा, जानवी, परिवार और रुतबे की बात करें तो तुम एक भिखारी की बेटी हो। तुम तो बस एक छोटे भिखारी हो। तुम लोगों ने 20 साल तक मेरे मारवा परिवार का पैसा लिया। कुत्ते अपने मालिक को देखकर भौंकते हैं और उनका स्वागत करते हैं। क्या तुम लोग अभी कुत्ते के स्तर पर भी नहीं? उसकी बात सुनकर जानवी अपमान से तिलमिला उठी। तभी उर्मिला ने बात को संभाल कर कहा, हमें सीधे मेन मुद्दे पर आना चाहिए। बात सुनकर जयंत ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। उसने काशीनाथ की ओर देखा और क्रूरता से कहा, पापा, आपको सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, अपना बेटा नहीं, है ना? आपकी प्रॉपर्टी और आपका अपना बेटा। आज आपको इनमें से एक को चुनना होगा। उसकी बात सुनकर काशीनाथ सोफे से उछल पड़े। उनके चेहरे पर अविश्वास था। उन्होंने मन ही मन में सोचा, क्या जयंत उस राज को जानता था? अब उसे लिविंग रूम में सन्नाटा पसर गया था। तभी सुरभि ने सोफे के पास रखे नीले गुब्बारों वाले फूलों के गमले को उठाकर कहा, नितेश, मैं ये गमला बाहर ले जाती हूँ, तुम्हें इन फूलों से एलर्जी है? उसकी बात सुनकर चंचल ने हैरानी से नितेश से पूछा, डॉक्टर नितेश, क्या आपको भी गुब्बारे वाले फूलों से एलर्जी है? तभी सारिका ने अनजाने में एक बम फोड़कर कहा, मयूरी की माँ को भी एलर्जी है, और लगता है कि एल्डर मास्टर मारवा को भी गुब्बारों से फूलों से एलर्जी है। वंशानुगत जीन बहुत स्ट्रोंग होते हैं। उसकी बात सुनकर कमरा एकदम शांत हो गया। एक भयानक सच हवा में तैरने लगा। नितेश के पापा जयंत काशीनाथ के सगे बेटे नहीं थे, तो नितेश को ये एलर्जी कैसे मिली? इस सब के बाद ऐसे ही समय बीतता गया। दादी अपने अंतिम दिनों में मेहरा परिवार के विला में सुखद पल बिता रही थी। उन्हें पता नहीं था कि बाहर क्या तूफान मचा हुआ है। एक दिन टीवी पर न्यूज आई,
जानवी ने ऑफिशियल मारवा कॉर्पोरेशन वाइनरी वाइनरी का मैनेजमेंट संभाल लिया है। काशीनाथ की सारी प्रॉपर्टी उनकी पोती जानवी के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई है। आखिर ये क्या हो गया था? क्या था ऐसा उनके बीच का राज? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। और ये कहानी कल खत्म हो जाएगी। कल हमारी नई कहानी शुरू होने जा रही है।